हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये जो चैनल है ये हिंदी मीडियम से जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं 12th का, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा लेक्चर हम लोग अब कर लिए हैं, ठीक है ना। आप बोल सकते हैं कि एक पार्ट हम लोग अब ख़त्म करने वाले हैं धीरे धीरे, मतलब आधे पे पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे गॉस थ्योरम क्या होता है। क्या देखे थे? गॉस थ्योरम क्या होता है। और इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। क्या देखने वाले हैं? एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग देखने वाले हैं। अब हम गॉस थ्योरम को यूज कैसे कर सकते हैं। देखो, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, बात सही। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब हम गॉस थ्योरम नहीं पढ़ते हैं। तब पॉइंट चार्ज रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आसानी से निकाल लेते हैं सर, KQ/r²। लेकिन वहीं पर एक वायर रहे, एक मान लो कि हमारे पास एस्फेयर रहे, एक प्लेन शीट रहे, एक हेमिस्फेरिकल डिस्क रहे, तब कैसे निकालेंगे? यहाँ पर काम आता है हमको बाबा गॉस का नियम, और इससे हम काफ़ी आसान तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट के कारण, ठीक है ना, जिन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, ठीक है। इसके लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगा चार्ज डेंसिटी का। जैसे हमारे पास होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या होता है मैं क्विकली आपको रिवाइज करवा देता हूँ। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्बडा से दिखाते हैं, ठीक है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से दिखाते हैं। सर ये तीनों क्या होता है? अजीब सा आप लिख दिए हैं। कुछ नहीं होता भाई। जो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, जो हमारे पास चार्ज होता है, इसके लेंथ में होता है, ठीक है। और जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है उसके एरिया में होता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और जो हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है उसमें चार्ज जो है वो वॉल्यूम में होता है। सर इसका फॉर्मूला क्या था? कितने लेंथ में कितना चार्ज है, या फिर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, कितने एरिया में कितना चार्ज है, या फिर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, कितने वॉल्यूम में कितना चार्ज है, या फिर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। ये हमारे पास क्या था? चार्ज डेंसिटी था, लीनियर सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मैंने आपको रफली रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पे, इसको बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, और इसको बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। ये क्या होता है? अगर चार्ज जो है लेंथ में है, लंबाई में है, तो ये प्रयोग करेंगे, क्षेत्रफल में है तो ये प्रयोग करेंगे, आयतन में है तो ये प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पे, और आज हम लोग देखेंगे गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन। क्या पहला एप्लीकेशन? ये हम लोगों का रहने वाला है फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एक यूनिफॉर्म चार्ज वायर के कारण, एक समान आवेशित तार के कारण हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र। अब ध्यान से समझना, गॉस थ्योरम पढ़े हैं तो सर एक सरफेस का जरूरी होगा, उसके अंदर चार्ज होना चाहिए, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? गॉस थ्योरम में हो सकता है, मैंने आपको बताया होगा कि एक गॉसियन सरफेस होता है। गॉसियन सरफेस क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है। हम एज्यूम करते हैं, हम क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं कि इसके अंदर चार्ज इस तरीके से होगा। अगर पॉइंट चार्ज होता है तो हमारे पास गॉसियन सरफेस जो एक स्फीयर होता है, बिंदु आवेश है, तो गॉसियन सतह जो होता है हमारे पास, ठीक है ना, वो क्या होता है? एक गोला होता है। और अगर वायर के जैसा है हमारे पास तो सिलेंडर बनता है। ये बेसिकली दो आपको याद रखना है, आपका काम चल जाएगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं टॉपिक की ओर। एकदम आसानी से समझेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे काफ़ी अच्छे तरीके से फिजिक्स को ख़त्म करेंगे, वो भी हिंदी मीडियम में और प्रॉपर नॉलेज के साथ। अब बनाना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले एक हमारे पास क्या होना चाहिए? वायर होना चाहिए। मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास दिख रहा है आपको, ये एक L लेंथ का वायर है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इनफाइनाइट वायर। देखो इसके सरफेस पे कहीं कैलकुलेट करेंगे तो इसको इनफाइनाइट भी बोल देते हैं। और इसके लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आवेश जो है वो वितरित है। कहाँ? इसके लंबाई में आवेश वितरित है। सर आवेश आ गया, क्या करेगा?
अब इसका गुण होता है विद्युत क्षेत्र बनाएगा। कैसे बनाएगा? यूनिफॉर्मली निकालेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्म तरीके से दिया गया है। अब हमारे पास एक कोई वायर है, उससे कैसे विद्युत क्षेत्र निकलेगा? चार्ज है, ठीक है, हमारे पास चार्ज रखा हुआ है, कैसे निकलेगा? अगर ये हमारे पास वायर है तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ठीक है, यहाँ से भी कुछ इस तरीके से निकलेगा और यहाँ से भी कुछ इस तरीके से निकलेगा, यहाँ से भी कुछ इस तरीके से निकलेगा, यहाँ से भी कुछ इस तरीके से निकलेगा एंड यहाँ से भी कुछ इस तरीके से निकलेगा। सेम ऐसे ही इस साइड भी निकलेगा, ठीक है, इस साइड भी, और सेम इस साइड भी ऐसे निकलेगा और इधर भी। और मैं फिर बना लेता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग अच्छे बच्चे, ठीक है ना। इस तरीके से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ठीक है। अगर हमारे पास ये कोई वायर है तो बताओ तो इधर और इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ना सर? इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज तो इसके लेंथ में है ना भाई साहब, तो चार्ज तो चारों तरफ निकालेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है, मैंने नहीं बनाया, बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है, मैंने नहीं बनाया। अगर हमारे पास ये वायर है, ये निकला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये निकला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये निकला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये निकला इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। और ये सरफेस के, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा बेसिकली, हम सभी जानते हैं, ठीक है ना। चलो सर, इस तरीके से निकलेगा क्या? नहीं, ठीक है। क्यों 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 नहीं निकलेगा? क्योंकि ये सतह के साथ हो जाए। अब देखो, ये हमारा क्या निकला? इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। जब भी गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं हमने दो फार्मूला का जरूरत होता है। पहला जो हमने पढ़ा है, फाई बराबर इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ये पहला फार्मूला। और दूसरा फाइव पढ़ा है मैंने, किसी बंद सतह के अंदर अगर क्यू चार्ज रखा हुआ है तो क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और दोनों को इक्वेट करा देते हैं। इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है सर, एरिया डिफाइंड होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो दिक्कत है, यहाँ पर तो दिक्कत है। क्यू इन बोल रहा है, मतलब आवेश अंदर होना चाहिए। बताओ तो ऐसा लग रहा है कि चार्ज लेंथ में किसी के अंदर नहीं है, यहाँ पर जरूरत पड़ेगा गॉसियन सरफेस बनाने का। अब इस चार्ज इस ऑब्जेक्ट के रिलेटिव, इस ऑब्जेक्ट के सापेक्ष, इस वस्तु के सापेक्ष यहाँ पर जो हमारा बनने वाला है गॉसियन सरफेस, वो बनने वाला है सिलेंडर, वो बनने वाला है बेलनाकार, ठीक है। क्या बनने वाला है? बेलन बनने वाला है। याद कर लेना, अगर लेंथ में चार्ज होगा तो बेलन बनाएंगे और अगर पॉइंट चार्ज होगा तो स्फीयर बनाएंगे, गोला बनाएंगे। तो यहाँ पर बनाते हैं हम एक गॉसियन सतह। गॉसियन सतह क्या होता है सर? एक झूठा सतह होता है, मान लेते हैं उसके अंदर चार्ज रखा गया है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिलेंडर बना लिया, एक सिलेंडर बना लिया। सर सिलेंडर ही क्यों बनाया, कुछ दूसरा ऑब्जेक्ट क्यों नहीं? क्योंकि ये सिमेट्रिकल हमको बनाना होता है, ठीक है ना। बना लिया एक सिलेंडर, क्या बना लिया? एक सिलेंडर। अब सब चीज़ समझ में आ रहा है, अब हर एक चीज़ समझ में हमको आ रहा है। एक सिलेंडर होगा, इमेजिन करो, ठीक है, एक सिलेंडर होगा हमारे पास, एक सिलेंडर होगा, उसके सेंटर पर क्या रखा होगा? उसके सेंटर पर रखा होगा रॉड, और उससे निकल रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको सरफेस पे फ्लक्स निकालना है और दोनों को इक्वेट कर देना है। गॉस थ्योरम से हम जानते हैं किसी बंद सतह के अंदर जो आवेश होगा उसको एप्सिलॉन नॉट से भाग दे देंगे, हमको फ्लक्स मिलेगा, दोनों को बराबर करने इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। आसान है, देखते हैं करके, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से, अब इसके पास, सिलेंडर के पास कितना सरफेस होगा? 3 सरफेस होगा। एक तो होगा पहला हमारा ये सरफेस, एक दूसरा होगा हमारे पास ये सरफेस, और तीसरा होगा हमारे पास ये सरफेस। अब हमको निकालना है फ्लक्स, सबसे पहले फ्लक्स ही निकालेंगे। तो हमको क्या करना होगा? एरिया वेक्टर को डिफाइन करना होगा। एरिया वेक्टर को डिफाइन करना होगा। सर कैसे करेंगे? अगर बात करेंगे यहाँ पे एरिया वेक्टर का, तो एरिया वेक्टर क्या होता है? सतह से परपेंडिकुलर, सतह से लंब। अगर बात कर ले किसी पॉइंट, यहाँ पे किसी पॉइंट पे, ठीक है ना, मान लेते हैं कि इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहाँ हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कैलकुलेट करना है। अगर बात करेंगे इस सतह का, तो एरिया वेक्टर किधर आएगा? तो समझ में आ रहा है किधर आएगा, लेकिन सतह तो पूरा एकदम घुमा हुआ है ना, चारों तरफ है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया काटेंगे और उसको बोलेंगे हम DA, उसको क्या बोलेंगे हम? DA। और यहाँ पे हमको पता चलेगा कि इधर है n कैप, क्या है? n कैप, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पर बात करेंगे तो क्या होगा एरिया वेक्टर? इसके नीचे यह होगा हमारे पास n कैप। अगर यहाँ पर बात करेंगे तो n कैप हमारा इस तरीके से होने वाला है।
यहाँ अगर बात करेंगे तो थीटा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का वो कितना है 0 डिग्री। और यहाँ अगर बात करेंगे जो थीटा है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस तरीके से है, एरिया वेक्टर इस तरीके से 90 डिग्री। और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे, थीटा कितना हो गया, यहाँ भी थीटा हो गया हमारा 90 डिग्री। क्या अब फ्लक्स निकाल सकते हैं? सर 3 सतह है तो तीनों सतह के कारण अलग अलग हमारा क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा। पहले को बोल देंगे φ1, दूसरे को बोल देंगे φ2 और तीसरे को बोल देंगे क्या, φ3, तीनों सतह के आधार पर। लेकिन फाई टोटल जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा φ1 प्लस में φ2 प्लस में φ3 के बराबर होगा। ठीक है, अगर यहाँ से कैलकुलेट करना चाहे तो हमारे पास जो फाई आने वाला है, अगर पहले सतह का बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डी ए कॉस थीटा। सर ई क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो है। ठीक है सर, डी ए क्या है, छोटा एलिमेंट काटा है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा हमको एरिया मिल जाएगा, वो हो गया। सर कॉस थीटा में थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। अगर यहाँ के लिए बात करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला आने वाला है। सेम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म बोल भी दिया है और एरिया जो है वो डी ए काट लिया है। अगर बात करेंगे इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए दूसरे सतह के लिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस और यहाँ पे फिर से ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर E1 और E2 करने का गलती मत करना, क्योंकि यूनिफॉर्म है चार्ज तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। और तीसरे के लिए क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डी ए कॉस थीटा। अगर ध्यान दोगे तो तुमको पता चलेगा कि हमारे पास जो पहला सरफेस है इसमें थीटा है 90। अब थीटा 90 है सर, इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है ये फ्लक्स 0 है। साफ साफ समझ में आ रहा है कि फ्लक्स क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास ही नहीं कर रहा। ये देखो ऊपर वाला ये सतह होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे जा रहा है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर पास ही नहीं कर रहा। फ्लक्स कहाँ से बनेगा? फ्लक्स क्या होता है, किसी सतह से लंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल की रेखा। क्या इस सतह से लंबवत वैद्युत बल रेखा गुजर रहा है? नहीं, इसके सतह के समांतर गुजर रहा है। फ्लक्स वैसे भी देख रहे हैं नहीं बनेगा, और कैलकुलेशन से भी हमको समझ में आ रहा है कि थीटा क्या है 90। अगर इसका बात करेंगे तो इसमें थीटा क्या है हमारे पास 0 डिग्री, मीन्स यहाँ पर फ्लक्स बनेगा, यहाँ पे फ्लक्स बनेगा। ठीक है, और इसका बात करेंगे तो फिर से यहाँ थीटा कितना है हमारा 90 डिग्री, मतलब इसका भी फ्लक्स होने वाला है 0। cos 90 का वैल्यू क्या होता है हमारे पास 0, जिसकी वजह से वो टर्म ही क्या हो जाएगा हमारे पास 0। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपको प्रॉपरली सभी चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, हाँ सभी चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन टाइम कुछ ज़्यादा हो गया। 1 मिनट इधर मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। हाँ टाइम कुछ ज़्यादा हो गया ना, मैं सोचा था काफ़ी शॉर्ट बनाऊँ इसको, बट कोई बात नहीं। चलो अब ध्यान दो, यहाँ पे मैं फाई बराबर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे फाई बराबर क्या लिख सकता हूँ, फाई बराबर लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। अब बताओ cos 0 पुट करेंगे कितना मिलेगा हमको, वैल्यू 1 मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा फाई बराबर, देखो ये यूनिफॉर्म है तो इसको बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। और आप सभी को पता है कि अगर छोटा छोटा डी ए को मिलाएंगे तो एक सिलेंडर का एरिया हमारे पास मिलने वाला है। इसको हम क्या बोल देंगे, ई ए बोल देंगे। क्यों बोल दिया ई ए, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। तो फाई बराबर हमको मिला ई ए, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। आप इतना लिख ले या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है ना, जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले ले। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे जब हम ऐसा कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग उम्मीद है। जब हम ऐसा कर देते हैं तब हमको जो दूसरा स्टेप अप्लाई करना होता है वो क्या करना होता है, वो ध्यान से समझिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये तो हो गया कैलकुलेशन से। ठीक है, ये क्या हमारा कैलकुलेटेड है। अब निकालते हैं गॉस थ्योरम की सहायता से फ्लक्स। तो फाई जो होता है गॉस थ्योरम बोलता है कि उसके अंदर जो चार्ज है क्यू, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, हमको क्या मिल जाएगा फ्लक्स। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लिया क्या, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब देखो तो दोनों तो फाई है, दोनों क्या है हमारे पास, दोनों तो फाई है हमारे पास। अगर दोनों फाई है हमारे पास, दोनों क्या हमारे पास फाई है, तो क्या मैं दोनों को इक्वेट नहीं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू, अच्छा यहाँ क्यू इन लगा लेना, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर ई, और देखो यहाँ पे एरिया। अब एरिया क्या होगा, अगर मान ले कि सिलेंडर का जो लेंथ है वो एल है, तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है, सिलेंडर का एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। एच हाइट क्या माना मैंने, एल माना, एच हाइट क्या माना, एल माना। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई आर और यहाँ पे हो जाएगा एल।
क्या इतना क्लियर है? कोई दिक्कत? एरिया की जगह पर सिलेंडर का एरिया मैंने क्या किया, पुट किया। अगर इतना समझ में आ गया है, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अब थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो तुमको पता चलेगा चार्ज कहाँ है, लेंथ में, मतलब यहाँ आएगा सिग्मा, और सिग्मा होता है चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। तो यहाँ से चार्ज बराबर हमको क्या मिलने वाला है, चार्ज बराबर हमको मिलने वाला है लेमडा, लेमडा इंटू एल। क्यों? क्योंकि लेमडा बराबर होता है क्यू बाई एल, तो क्यू बराबर बेसिकली क्या हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा क्या बोल रहा हूँ मैं, सिग्मा बोल रहा हूँ, लेमडा इंटू एल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, लेमडा इंटू एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E और 2 पाई आर एल। देखो तो L से L कटेगा, L से L कट जाएगा, और अगर इसको सेपरेट करेंगे हम, इसको अगर हम सेपरेट करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। अगर इसको सेपरेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारे पास क्या आने वाला है, वो देखो क्या आया हमारे पास, लेमडा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 2 पाई आर, क्या आ गया, 2 पाई आर आ गया। तो अगर इधर से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, तो क्या कर सकते हैं हम, कर सकते हैं हम क्या, हम कर सकते हैं यहाँ पर लेमडा, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी वायर से आर डिस्टेंस दूर, ठीक है। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, उसके बाद मैं आगे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बोर्ड को पूरा भर दिया हूँ, उसके लिए सॉरी। देखो अब दिखाई दे रहा होगा, देख लो, दिखाई दे रहा है। चलो पहले इधर देख लो, उसके बाद उधर मैं कर देता हूँ। चलो, तो ये हमारा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है, क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे प्रेस लिख देता हूँ। किसी वायर की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू आता है, वो आता है लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। क्या आता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है, इसको आपको याद रखना है। बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे दूसरा एप्लीकेशन। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी वीडियो लेक्चर आते रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा अष्टजाम हो रहा था मेरे गांव में, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा परेशान था, आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, तो वीडियो मैं नहीं बना पा रहा था, ठीक है। बाय।